नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जनरल स्टडी के विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत हम देख रहे थे भौतिकी के कुछ टॉपिक, जिसमें हमने पिछले पार्ट में देखा था गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व से संबंधित कुछ नियम तथा केपलर के गति के 3 नियम। इसी क्रम में आज हम देखेंगे सैटेलाइट अर्थात उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह, यदि कोई पिंड अपने से बड़े पिंड का चक्कर लगाता है तो उसे उसका उपग्रह कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारी पृथ्वी चंद्रमा से एक बड़ा पिंड है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, तो वह पृथ्वी का एक उपग्रह हुआ। इसी तरह हम देखते हैं कि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल कई बातों पर निर्भर और नहीं निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर किसी उपग्रह की कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, अर्थात यदि एक ही त्रिज्या के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों का उपग्रह है तो उनकी चाल समान होगी, भिन्न नहीं होगी। दूसरे देखते हैं कि यदि हम ऊंचाई पर जाते हैं तो अधिक ऊंचाई होने के कारण किसी भी उपग्रह की गति कम हो जाती है। हमारी पृथ्वी के तल से जो सबसे निकटतम उपग्रह है उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है और इसका परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भू स्थिर उपग्रह किसे कहते हैं। तो किसी कृत्रिम उपग्रह के द्वारा जब हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल को मैच कर लिया जाता है या उससे समानता स्थापित कर ली जाती है तो ऐसे उपग्रह स्थिर उपग्रह दिखते हैं, क्योंकि उनका परिक्रमण काल और हमारी पृथ्वी का परिक्रमण काल दोनों बराबर होता है। निश्चित रूप से इसी कारण ये स्थिर दिखाई देते हैं। दूसरे, ये ऐसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी से लंबवत दिशा में 35,786 किलोमीटर अर्थात राउंड फिगर में कहें तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। और इनके छोड़े जाने की विशेषता ये होती है कि ये अक्सर पश्चिम से पूरब दिशा में लंबवत छोड़े जाते हैं और इनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। साथ ही कृत्रिम उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं इनकी घूर्णन गति पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर होती है और चूंकि ये भूमध्य रेखा पर स्थित होते हैं इनका परिक्रमण काल बराबर होता है हमारी पृथ्वी के, इस कारण ये जो है स्थिर दिखाई देते हैं। अक्सर इनका प्रयोग मौसम और संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है। पुनः आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पलायन वेग किसे कहते हैं, अर्थात एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग एक प्रकार का न्यूनतम वेग होता है। जब पृथ्वी तल पर खड़े होकर हम कोई पिंड इतने तेज गति से फेंकते हैं कि वह पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की जकड़ से मुक्त होकर पलायन कर जाता है तो उसी को हम पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग कहीं से भी द्रव्यमान
या दिशा पर निर्भर नहीं करता है और एक बार यदि किसी वस्तु को पलायन वेग से फेंक दिया जाए तो फिर वो लौट कर कभी वापस नहीं आती है। अक्सर देखा जाता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसका एक कारण है। कारण यह है कि चंद्रमा के तल पर 2.4 किमी पर सेकेंड पलायन वेग होता है। अब चंद्रमा पर पलायन वेग 2.4 किमी प्रति सेकेंड होता है, इसलिए जिन गैसों के अणुओं का वेग 2.4 किमी प्रति सेकेंड अथवा इससे अधिक हो जाता है, वे चंद्रमा की सतह को हमेशा के लिए छोड़कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। चंद्रमा पर प्रायः सभी गैसों के अणुओं का जो पलायन वेग था, इससे अधिक होता है, अतः चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं दिखाई देता है। सिंपल सी बात। अच्छा, इसी प्रकार हम देखते हैं कि यही स्थिति बुध पर भी पाई जाती है। वहाँ भी वायुमंडल का अभाव होता है, तो इसके लिए भी पलायन वेग ही जिम्मेदार होता है। साथ ही जब हम किसी दूसरे अधिक बड़े ग्रह को देखते हैं तो वहाँ स्थिति यह होती है कि वहाँ वायुमंडल विद्यमान रहता है, क्योंकि इन बड़े ग्रहों का पलायन वेग का मान अधिक होता है, अतः वहाँ पे जो गैसें होती हैं वे उड़ के बाहर नहीं जा पाती और वहाँ वायुमंडल विद्यमान रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसलिए उपग्रह के कक्षीय वेग को √2 से गुणा कर दें या 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाता है, फिर लौट कर वापस नहीं आता। इस तरह यह एक छोटा सा भौतिकी का पाठ था। इसको ध्यान कर लेंगे। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।